दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वकालतनामा में जो प्लेलिस्ट मैंने अनाउंस करी थी, जिसका नाम था बैटलफील्ड टू कोर्ट रूम अ सोल्जर्स लीगल कॉम्पस, उस प्लेलिस्ट में की जो सीरीज़ है उसके अंदर मैं पहला वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले कि मैं वीडियो की डिटेल्स में जाऊँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल है कि आप सब लोगों के लिए, हमारे फ़ौजियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑब्वियस सा जवाब है हमारी इज़्ज़त, खुद की, हमारी पलटन की और हमारी ग्रुप की। और अगर हमारे ऊपर कोई फॉल्स एक्यूजेशन लगाया जाए तो ना सिर्फ वो हमारी पर्सनल लाइफ को बर्बाद और तबाह कर देता है, बल्कि हमारी प्रोफेशनल रेपुटेशन को भी ख़राब कर देता है। डेथ बिफोर डिसऑनर इज़ द एथोस बाय विच वी ऑल लिव। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लॉ का, जिसका बड़ा ज़्यादा ही मिसयूज़ हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 498 अल्फ़ा ऑफ द आईपीसी के। ये सेक्शन जो है ये बताता है कि अगर कोई हस्बैंड है या उसके रिलेटिव्स हैं और उनके द्वारा किसी वुमन के ऊपर क्रूअल्टी या हैरेसमेंट हुई है तो उनको सज़ा हो सकती है। और ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, और इसमें 3 साल की सज़ा मिल सकती है और शायद फ़ाइन भी हो सकता है। तो नाउ अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ 498 अल्फ़ा का ही इस्तेमाल नहीं होता है, इसके साथ इस्तेमाल होता है आईपीसी के सेक्शन 406 का, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहां पर कि एक लेडी या एक वुमन आपके ऊपर चार्ज लगाती है कि आपने स्त्री धन का मिस अप्रोप्रिएशन भी किया है, और इसके साथ में आपके ऊपर लगता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट भी। तो इसके लिए क्या डिफेंस है हमारे पास? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 4 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा है सविता वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। तीसरा है महालक्ष्मी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और चौथा जजमेंट है अचिन गुप्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप इन 4 लैंडमार्क जजमेंट्स की स्टडी करें और पढ़ें, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्यूजेशन लगाया जा रहा है आपके ऊपर 498 अल्फ़ा के अंदर, उसका क्या डिफेंस है। अब मैं बात करता हूँ, मैं जेंडर बायस की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा फ्रॉम अ वुमेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम अ मैंस पर्सपेक्टिव। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई लेडी है, कोई वुमेन है जिसके ऊपर सच में डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट हुआ है, उनको फिजिकल या मेंटल टॉर्चर किया गया है, उनके साथ क्रूअल्टी की गई है। उनके पास 2 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला कि वो किसी मजिस्ट्रेट के पास जाके एज अ पिटिशनर एक कंप्लेंट लॉन्च करें, या फिर दूसरा कि वो किसी पुलिस वाले के पास, पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज करें। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो एक मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करती हैं विथ अ कंप्लेंट एज अ पिटिशनर। उस कंप्लेंट को हिंदी में बोला जाता है परिवाद। और ये मजिस्ट्रेट कौन होंगे? वो होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशंस कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जहाँ पर कि डीजे होते हैं या एडीजे होते हैं। उसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तो हर एक ब्लॉक के अंदर एक सीजेएम का कोर्ट होता है, या फिर अगर 2-3 ब्लॉक्स को कंबाइन करके भी एक कोर्ट बनाया जा सकता है। तो अगर कोई महिला जिसके साथ सच में ऐसी प्रताड़ना हुई है और वो सीजीएम के पास जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करती है, तो सबसे पहले उसको ध्यान में रखने वाली बात है कि एक लॉयर को ज़रूर एंगेज करें, क्योंकि वो लॉयर आपको सही ढंग से उस परिवाद को ड्राफ्ट करने में मदद करेंगे। उस परिवाद में आपको ध्यान देने वाली चीज़ें होनी चाहिए कि सबसे पहले जो अक्यूज्ड है, इन दिस केस इट कैन बी योर हस्बैंड, उनका नाम होगा, और अगर कि कोई रिलेटिव्स का नाम है तो उन रिलेटिव्स का नाम भी उसमें रखा जाएगा। उसके बाद उस महिला के साइड से जो विटनेसेस हैं उनका नाम उसमें डाला जाएगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको जनरल एक्यूजेशन नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक एक्यूजेशन करना है, यानी कि इवेंट्स एंड डेट्स दोनों का सही मेंशन होना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को खारिज कर सकता है। तो ये तो बात हो गई फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव, जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर ये जो कंप्लेंट है वो फॉल्स है और ये अक्यूज्ड यानी कि हस्बैंड के ऊपर की जा रही है। तो वहाँ पर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट उन महिला को कोर्ट में बुलाएगा और अंडर अ सोलम अफर्मेशन उनके साथ उनकी गवाही लेगा। इट बेसिकली मीन्स कि दैट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग इज़ द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। तो इस सोलम अफर्मेशन के तहत में उनकी गवाही होगी और मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निजेंस लेंगे। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो कॉग्निजेंस है वो ऑफेंस का लिया गया है, ना कि ऑफेंडर का लिया गया है। तो यहाँ पर
जो मेल हमारे जो अक्यूज्ड पार्टी है, जो हस्बैंड है, उनके लिए क्या डिफेंस है? उनके लिए डिफेंस है कि जैसे ही ये कॉग्निजेंस हो जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, उनकी सर्टिफाइड कॉपी लेने का उनका हक बनता है और वो सर्टिफाइड कॉपी लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मूव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में जाकर दिक्कत हो सकती है। तो 498 अल्फा का केस होने में आपका पहला डिफेंस कम्स सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। अब महिला की गवाही होगी, जो विटनेसेस के नाम उन्होंने परिवार में डाले थे उनकी गवाही होगी। और फाइनली यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास एक्चुअल में दो ऑप्शन होते हैं। अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेसी अ केस एग्जिस्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, वो उसको पुलिस को भी दे सकते हैं अंडर सेक्शन 356 ऑफ द CRPC टू लॉज एन FIR। बट अगर उस चीज़ को वो खुद ही अपने लेवल पे हैंडल करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बाद एक समन इशू होता है और वो समन इशू होता है टू द अक्यूज्ड। और वो समन अगर आपने ऑनर नहीं किया और आप दिए गए डेट और टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचे, तो आपके नाम पर एक बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। और बेलेबल वारंट को भी अगर आपने इशू नहीं किया, आपने ऑनर नहीं किया, करेक्शन, तो आपके नाम पर एक नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपने समन के ऊपर ही वहाँ पर जाकर अपनी प्रेजेंस दिखाई। वहाँ पर क्या होगा कि आपकी गवाही होगी और यहाँ पर आप भी किसी लॉयर को एंगेज कर चुके होंगे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो पिटिशनर हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उनकी भी क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, जो आपके लॉयर के द्वारा किया जाएगा, और आपका क्रॉस एग्जामिनेशन उनका लॉयर करेगा। अब नाउ इस केस में अगर सच में कोई फैक्ट है और महिला के साथ प्रताड़ना हुई है और कोई गलत बात हुई है, तो आपको 3 साल की जेल और फाइन या दोनों हो सकती है। लेकिन अगर ये केस फॉल्स साबित होता है, तो वही चार्जेस जो क्रूअल्टी और हैरेसमेंट का आपकी वाइफ ने या उस महिला ने आपके ऊपर लगाया था, वो उनके ऊपर होगा और उनको भी वही सज़ा मान्य होगी। इसके अलावा दूसरे केस में जब मैंने बताया कि डायरेक्टली पुलिस के पास FIR हो जाती है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर उस महिला को, जो कि प्रताड़ित है, जो कि कंप्लेनेंट है और जो FIR दर्ज कराने पुलिस के पास गई है, अगर उसके ऊपर कोई बॉडीली इंजरी दिख गई और पुलिस ने इंजरी रिपोर्ट बना दी, तो आपको सेक्शन 41 ऑफ द CRPC भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट गिविंग यू अ नोटिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वो इंजरी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी हो सकती है, और अगर वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हुई तो आपके पास FIR आपके अगेंस्ट हो गई और आपके पास अब क्या डिफेंस है? आपके पास सेक्शन 482 ऑफ CRPC का डिफेंस है, इन विच यू कैन गो फॉर क्वॉशिंग ऑफ द FIR, जो कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और आप सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैंने आप सब लोगों को बहुत ही ब्रीफली ये बताया है कि 498, सेक्शन 406 and section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act का डिफेंस lies in section 438 of the CRPC, in section 482 of the CRPC और timely action। तो आई होप कि आपको ये मेरा शॉर्ट वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे से जुड़े रहें। जय हिंद।